Evening, everyone, and and welcome back. back to Unacademy. Let's crack CLAT. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. I'm audible. Let me know in the chat box. I'm audible or not. I'm audible. Shall we start? Hello, Asman. आवाज आ रही है बच्चे? चलो, ठीक. So let's start with our session, है ना? Just give me a second. Just a second. Just a second. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? एंड जो हमने लास्ट टाइम शुरू करा था, मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को पेपर के पहले पहले, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मार्च में पेपर आ रहा है क्लियर एलएलबी का, तो भी मैंने कहा था कि तुम्हारे पेपर आने के पहले पहले तो कम से कम 1000 क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ. उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक है? तो हमारे आज के सेशन का जो प्राइमरी पर्पस होगा, जो हमारा प्राइमरी पर्पस होगा, पर्पस इज बेसिकली solve or to continue solving our one liner questions, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं एंड साथ में वी कीप अ ब्रीफ रिवीजन थ्योरी अलोंग विद द सेम. मैं ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? ऑडिबल ना? चलो ठीक है. सो हमारा प्राइमरी पर्पस वही होगा कि हम अपना थ्योरी को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ साथ, एंड दैट विल गिव अस satisfaction as well, ठीक है? अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चे, एक सेकंड देना, एक सेकंड देना. Yeah, is it fine now? Just let me know in the chat box यार, तुम लोग भी परेशान हो जाते हो साथ में. अभी आ रही है आवाज? अभी इज इट फाइन? फाइन ना? चलो ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. तो वही हम अपने वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, साथ में थ्योरी भी रिवाइज करेंगे, एंड इससे बाय द एंड ऑफ द सेशन ना, तो मे बी एक ब्रीफ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि ठीक है, अगर 1.5-2 घंटे कहीं पे इन्वेस्ट करें तो प्रैक्टिकली इन्वेस्ट. ठीक, शुरू करें फिर. चलिए स्टार्ट करें. Let's start with the first one. And which you have is, the first question which you have is, brightness कम करूँ क्या? ठीक है, just give me a second बेटे, just a second ना. Just a second. Is it clear now? अभी भी clear नहीं है? अभी भी clear नहीं है क्या?
इज इट क्लियर और नॉट? पहले ये बताओ, क्लियर है? क्लियरली दिख रहा है ना? क्योंकि इधर तो ऑन द स्क्रीन आई कैन सी इट. नाउ इज इट क्लियर? है ना? अभी साफ दिख रहा है मेरे ख्याल से. चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मनी बिल, ठीक है, मनी बिल बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द कंसेंट ऑफ हू? मनी बिल किसके कंसेंट के साथ इंट्रोड्यूस होगा? ए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी सीएम, सी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, या डी गवर्नर. किसके कंसेंट हो? Yes, the correct answer is option E, that money bill can be introduced in the state legislature only with the consent of the government. तो वो जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है ना कि अगर पार्लियामेंट में कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस होना है तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हो. सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी हमने सिमिलर पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अडॉप्ट किया. द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे बाइकैमरलिज्म सारी स्टेट्स में नहीं है. बाइकैमरलिज्म आपको गिनती के स्टेट्स में मिलेगा जहां पे सिमिलर सिस्टम. तो उन स्टेट्स में जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है या वो स्टेट जहां पे दोनों हाउसेस है ना, असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा एंड दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज दैट सीएम इज अपॉइंटेड बाय हूम? चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जल्दी बताओ. A president, B chief justice of the high court, C governor, या D none of the above. Yes, the correct answer is it is the governor. ठीक है, चीफ मिनिस्टर. तुम ना वो जिन्होंने D कहा ना, तुम शायद कंफ्यूज हो गए इलेक्शन और अपॉइंटमेंट से. इलेक्शन वो जो भी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी, वो आपस में से इलेक्ट कर लेगी किसी भी एक विधायक को एज द चीफ मिनिस्टर. बट जो फाइनल अपॉइंटमेंट होगा ना वो तो गवर्नर ही करेंगे. ठीक है, सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. चलो आगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव इज दैट हु हैज द राइट टू ट्रांसफर केसेस एनीवेयर इन इंडिया? नंबर थोड़ा सा आवाज एको कर रही है बच्चे, वो एक दो दिन में उस प्रॉब्लम को ठीक करें. थोड़ा सा वॉल्यूम आप कम रखिए. ठीक है, सो हु हैज द राइट टू ट्रांसफर केसेस एनीवेयर इन द कंट्री? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, यू आर राइट, इट इज द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये शायद लास्ट टाइम का क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे, हो जाता है. The question is, which Indian state has first women CM in India? इंडिया में वो पहला स्टेट कौन सा था जिसमें एक वुमेन चीफ मिनिस्टर थी? ठीक, क्या करेक्ट क्वेश्चन आंसर है? ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी बिहार, या डी राजस्थान. What's the correct answer? So the correct answer is that it is UP. ठीक है, and the chief minister was सुचेता कृपलानी. ठीक है, कौन से ईयर में बनी थी वो? कौन सी ईयर में बनी थी जरा ये भी बता दो. गूगल मत करने लगना. चलो आगे बढ़ते हैं. साथ में जहां पे भी तुम इस क्वेश्चन को लिखोगे ना, ईयर नोट करके लिखते हैं. ये क्वेश्चन आना होगा तो उस पे भी आता है. So let's move to the next one. Now the next one which we have is the ordinance of governor by assembly within how many weeks? ये भी शायद लास्ट टाइम का दो क्वेश्चन में क्या रिपीट होगा. हाँ जी, ऑर्डिनेंस गवर्नर का कितने टाइम बाद मिलना चाहिए असेंबली से? करेक्ट आंसर इज 6 वीक्स. ऑर्डिनेंस चाहे प्रेसिडेंट का हो, ऑर्डिनेंस चाहे स्टेट लेवल पे गवर्नर का. ठीक है, ये सेशन के ब्रेक में इशू किए जा सकते हैं, बट जो इनकी लाइफ होती है वो दोनों ही जगह 6 मंथ प्लस 6 वीक्स है, क्योंकि द मैक्सिमम गैप between the two sessions of the house is 6 months. पर ये असेंबली के बाद 6 हफ्ते तक जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी, दैट इज 6 वीक्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव इज इन कॉन्स्टिट्यूशन
right to work can be seen under which article? A 41, B 42, C 43 या D 45? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी बताओ इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में हमें राइट टू वर्क दिखता है? The correct answer is A41। ठीक है, देखो बात मान जाओ, आर्टिकल 51A तक प्लीज सारे आर्टिकल्स को रट लो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड वो बहुत ही बोरिंग सी चीज लगेगी तो भाई ये कौन सी बात होती है, ये आर्टिकल का नंबर बेटा उसको क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, इसलिए कम से कम फंडामेंटल ड्यूटीज तक के आर्टिकल्स को प्लीज अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो let's move to the next one. The next one which we have is that who remains in office as long as president wishes. कौन ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहते? A CJI, B इलेक्शन कमिश्नर, C स्पीकर ऑफ द लोकसभा या D गवर्नर? या व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गवर्नर। मतलब सिंपली भी हम नेगेट कर सकते हैं, भाई सीजीआई तो हो ही नहीं सकते, इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट का क्या लेना देना है ना, वो मेंबर्स आपस में देख लेंगे, तो बचा क्या? गवर्नर। कई बार ना ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, फ्रेज वहां पे क्या यूज हो जाता है, दैट हु रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कई बार वो जो फ्रेज यूज हो जाता है, कई बार वो जो फ्रेज यूज हो जाता है क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं कि वो होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसका मतलब यही है, यही क्वेश्चन वो पूछना था। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की वजह से कंफ्यूज मत हो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one which we have is which article of the constitution defines the duties of the chief minister? चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज होती है, वो ड्यूटीज कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? इट इज बी, इट इज आर्टिकल 167। जैसे हाउस में क्या काम चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें ना चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। और ये सारी चीजें ना आपकी आर्टिकल 167 में ली हुई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर दैट इज 167। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज total number of members of legislative council can in no case be less than how much? Legislative council के members की strength bare minimum कहाँ तक जा सकती है? A 30, B 40, C 50 या D no number is fixed? The correct answer is B 40। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ 40 से नीचे नहीं जा सकती। ठीक, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ भी फिक्स है, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 40 से नीचे नहीं जा सकती। ठीक, क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव इज दैट द कैबिनेट मिशन टू इंडिया हेडेड बाय हूम? जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था ना इंडिया में, वो कौन हेड करता था? ए स्टैफर्ड क्रिप्स, B. A.B. Alexander, C. Lord Patrick Lawrence या D. Hugh Gaitskell? हाँ जी, correct answer is Lord Patrick Lawrence. Cripps mission came under the chairmanship of Stafford Cripps. When it comes to cabinet mission plan, it was a 3-member commission. Stafford Cripps was a member, A.B. Alexander was a member, and Lord Patrick Lawrence was also a member. But when it comes to commission of the plan, chairman of the plan, that was Lord Patrick Lawrence. ठीक है, क्लियर है? तीनों लोग मेंबर थे। ठीक है, तीनों लोग मेंबर थे, जो चेयरमैन थे ना उसके, वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलेट एग्जामिनेशन, 5 ईयर एलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हो,
अभी तक अगर OLED के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, so you can start. You can restart with our ultimate test series, which is a pack of 33 full-length blocks on the pattern of CLAT, MHCET, LSAT, CUET 5-year, and other examinations as well. So the selling price of the product is 5,505, and if you use the code Titan 5 now, then you will get additional discount as well as my personal mentorship for your OLED examinations as well. उसके साथ साथ अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, so you can give an academy law admission test, ठीक है, which is a kind of a scholarship test for your CLAT preparation. So under this thing, ठीक है, under this Unacademy law admission test, there is a test of 50 questions in 60 minutes. You can get up to 90% scholarship. The top 5 rankers also stand a chance to win the gift voucher of rupees 2500. And this takes place every weekend. ठीक है, हर वीकेंड होता है, शाम को 4 बजे होता है. रजिस्टर कैसे करना है? So you can register by scanning this particular QR. इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next one. The next question is that the Constituent Assembly for Undivided India first met on which date? Undivided India के लिए जो Constituent Assembly बनी थी, वो पहले दिन कब हुई? A 6th December 1946, B 9 December 1946, C 28 February 1947, and D 3rd June 1947. हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? Yes, the correct answer is it was 9th of December 1946. इसी में ना एक इम्पोर्टेंट डेट और लिखी हुई है, जून 3rd प्लान. जून 3rd प्लान को और क्या कहते थे हम? जल्दी बताओ. इसका तो आंसर बी है, 9th of December 1946. जून 3rd प्लान हम किसके प्लान को कहते थे? Whose plan came to be known as June 3rd plan? It was Mountbatten plan, which came to be known as June 3rd plan. Correct. It was actually the Mountbatten plan, which came to be known as the June 3rd plan. And उसी के हिसाब से फिर वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is that who acts as the chancellor of state university? ठीक है, जो state universities होती है, उनके चांसलर की तरह कौन है? A governor, B chief minister, C chief justice of the high court, या D president? Correct. It is A governor. ठीक है, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. गवर्नर बेसिकली एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना. किसी स्टेट को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ टाइम पहले, गवर्नर के स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर रहने के. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ हूम. जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते? A president, B vice president, C राज्यसभा members, या D members of legislative council of the state. बताइए, what's the correct answer? The correct answer is vice president. ठीक है, correct answer बच्चे यहाँ पे vice president. राज्यसभा के मेंबर्स में राज्य की विधानसभा जो होती है ना, वो करती है उस इलेक्शन में. इट इज द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जिसमें वो वोट नहीं करती. अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, यही समझ लेते हैं, है ना. देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज को ना पर एक सेकंड के लिए कंपेयर कर लेते. ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक, तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करें ना, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग वोट करते हैं, है ना.
कौन कौन वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वोट करते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है जहां पे वो लोग नहीं करते। जब अपन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं ना, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स प्लस nominated members of both houses of the parliament. ठीक है, कि पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में असेंबली पार्टिसिपेट करती है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में असेंबली भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि लोग एंटायर लोकसभा वोट करते। ठीक, क्लियर है? अभी याद रहेगा? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज the number of the seats in Vidhan Sabha is how much? ठीक है, the number of seats in Vidhan Sabha, इसकी strength क्या हो सकती है? A to be not more than 500 and not less than 60. B to be not more than 500 and not less than 60. But an exception is recognized in the case of one state which has only 32 seats. C to be not more than 600 and not less than 500. या D varies from Vidhan Sabha to Vidhan Sabha. क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? What is the strength of legislative assemblies? Yes, correct answer is option B. ठीक है, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? ओके रुको, लेट मी चेक। बीच में ठीक आ रहा था ना? बीच में इट वाज वर्किंग फाइन, राइट? Am I audible now? Just let me know in the chat box. Am I audible now? अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव, तो यहाँ पे ना इट इज नॉट टू बी मोर देन 500, नॉट टू बी लेस देन 60। ठीक है, बट एक स्टेट के केस में एक्सेप्शन बना हुआ है जहां पे उस स्टेट्स को 52 सीट्स दी गई है। कोई बताएगा मुझे चार्ट बॉक्स में कौन सा स्टेट है वो? कोई बताएगा कौन सा स्टेट है? इट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम जिसके फेवर में ये प्रोविजन बना है। ठीक, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव इज द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन ए shall not be more than the membership of assembly, B shall not be less than 40, C shall not be less than 2/3 of total membership of Lok Sabha, या D both A and D। क्या करेक्ट आंसर 15 में? जल्दी बताओ। क्या करेक्ट आंसर है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड डी। लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं हो सकती है और
कि 40 से कम नहीं हो सकती है काउंसिल की स्ट्रेंथ, ठीक है। मैक्सिमम फिक्स नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, आप लोग जो कह रहे थे ना कि वो फिक्स नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैक्सिमम फिक्स नहीं हुई है, मैक्सिमम इज ओपन, बट असेंबली से ज्यादा नहीं हो जाना, मिनिमम 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्लियर। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now, the next one which we have is regarding the enactment of ordinary law, the state legislative council can do what? Regarding the enactment of an ordinary law, the state legislative council A has to agree to the bill, B may delay it for a maximum period of 4 months, या C may disagree to its provisions, in which case a joint sitting is called, या D has nothing to do. क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? Yes, the correct answer is option B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक ऑर्डिनरी बिल के केस में ना, अगर बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास तक पहुंचा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे 4 महीने तक अपने पास रख के भूल सकता है, ठीक है, वो डिले कर सकता है 4 महीने तक उस चीज को, ठीक। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द यूनियन टेरिटरीज। द नेक्स्ट वन इज द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय whom? A पार्लियामेंट, B Union Council of Ministers, C President through administrator appointed by him, या D Prime Minister। क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? Yes, the correct answer is option C. Union territories are administered by the President through the administrator appointed by him। अब जो यूनियन टेरिटरीज में है वहां पे कुछ जगह हम चीफ कमिश्नर कह देते हैं, कुछ जगह हम उस चीज को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, और मेजॉरिटीली गवर्नर के नाम से होते हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर उन यूनियन टेरिटरीज में आपको मिलेंगे जहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का 239 की वजह से एक स्पेशल स्टेटस है, तो स्पेशल स्टेटस की वजह से वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना उनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, क्लियर है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड इन व्हिच ईयर? पहले जनरल इलेक्शंस कौन से साल में हुए थे? ए 1949, बी 1950, सी 1961, या डी 1947? जल्दी बताओ, कब हुए थे पहले इलेक्शंस? It was 1951, ठीक है, 222। अच्छा, ऑप्शन 2 कह रहे हो। चलो आगे बढ़ते। Now the next question which we have is the state election commissioner, ठीक है, यहाँ पे कमिश्नर लिखा हुआ है, the term which I am referring to is the state election commissioner, ठीक है। The state election commissioner can be removed from the office A only by the governor, B in the same manner on the same grounds as the judge of the Supreme Court, या C only by the president on the advice of the chief justice of the concerned state, या D in the same manner as the vice president of India। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं? The correct answer is by the governor, by the governor। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ना गवर्नर रिमूव करता है, ठीक है, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज बेसिकली इज ही और शी, और द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, और उनको रिमूव गवर्नर करते हैं। बेसिकली गवर्नर को एक रिकमेंडेशन देते हैं, एक हाईकोर्ट के जज जो उस मैटर पे ना एलिगेशन पे पूरी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद वो हाईकोर्ट के जज जब उनको रिकमेंडेशन देते हैं ना, तब गवर्नर उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही अपने मन से कर सकती है, क्योंकि जज एक रिकमेंडेशन आएगा थोड़ा इंक्वायरी ऑन द मैटर, ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, उस इंक्वायरी मैटर मतलब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पे जज रिकमेंडेशन देंगे, तब गवर्नर रिमूव कर, ठीक है।
So the correct answer was option A. Let's move to the next one. Now the next one is which is that the apex of the three-tier system of the Panchayati Raj. पंचायती राज के 3 tier सिस्टम के सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपका जिला परिषद, ठीक है, सबसे ऊपर है आपका जिला परिषद। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अगर एमएचसीईटी में सीईटी की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप 5 ईयर एलएलबी के पर्सपेक्टिव से, so there is a turbo boost crash course batch for MHCET and CUET 2024. The batch is going to get live on 27th of Feb. These are the batch USPs. Okay, you'll get the mock test as well. You can use the code -5 to avail additional discount. इस बैच में I'll be taking care of your CUET legal studies. ठीक है, आपको जो 12th की बुक है, आदित्य सर will be taking care of your legal studies of the MHCET portion. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next one, and the next thing is that last 4 or 5 hours are left, so you can get 25% off up to 1 month free extension on all plus subscriptions. Okay, this is the amount of saving. This is the discounted price. The offer is valid for the next 4 hours, 3 hours, suppose, and you can use the code Titan to avail additional discount. And the Great League offer is also available for CLAT economic subscriptions as well. So you can get 25% off to 1 month free on all CLAT economic subscriptions. This is the amount of saving. This is the discounted price. ये ऑफर भी आपका अगले 3-4 घंटे के लिए है, ठीक है? And you can use the code Titan5 to avail additional discounts. चलो, let's move to the next one. आगे बढ़ते हैं. Which batch will do? So the next question which you have is that Panchayati Raj has received constitutional status with which amendment? A 72nd, B 73rd, C 74th, या D 75th? जीके इतना गलत नहीं करते भाई। It was the 73rd Constitution Amendment Act of 1993. 73rd Amendment Act of 1993. कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? जल्दी बताओ। So this amendment led to the addition of 11th schedule, which actually deals with panchayats only. है ना? Clear? याद आएगा? और इसी के साथ साथ 74th Constitution Amendment Act जो आया था, 74th Constitution Amendment Act भी 1993 में आया था, बट वो आपका रिलेटेड था म्युनिसिपैलिटीज से। ठीक है, वो आपका रिलेटेड था म्युनिसिपैलिटीज से। Always remember the years of the old PM. They were the old PM of the country who tried. You should always remember the years of the old PM. ठीक है, so M stands for municipalities. This is our 12th schedule. और इसमें म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स दिए हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन A can be amended by simple majority, B can be amended only with state ratification, C cannot be amended, or D can be amended by 2/3 majority. क्या करेक्ट आंसर है? The correct answer is option D. ठीक है, option D. When we are referring to 2/3 majority ना बेटा, we are not referring to absolute majority वाले special majority वाले सेंस में। ठीक है, आप समझो यहाँ पे स्पेशल जब 2/3 की वो बात कर रहे हैं ना, तो 2/3 वो स्पेशल मेजॉरिटी वाली 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। wherein you need majority of the total member of the house present and voting and not less than 2/3 of the members present and voting, right?
हम क्या हो रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी की बात ना हम डायरेक्टली जा रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ, बीच में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और आ जाती है, इसमें आपको 2/3 चाहिए होती है बस। और आप लोग जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना सिंपल और ये 2/3 का डिफरेंस, वो आप सोच रहे हो कि ये स्पेशल वाला 2/3 की डिमांड है, ये वो नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now the next one is that if India decides to have a presidential form of government, this is a conceptual question. Okay, if India decides to have a presidential form of government, the first and foremost amendment has to be made affecting the A, system of judiciary, B, composition of parliament, C, executive legislature relationship, या D, provision pertaining to fundamental rights. जीके स्पेशल मेजॉरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी जो एक और आती है वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विद रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, है ना। अब इस केस में इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना इसी पॉइंट का है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द एग्जीक्यूटिव इज नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव डज नॉट कम आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल है, ये पार्लियामेंट्री है। करेंटली वी रन अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म, दो हमारे इलेक्शन हो चुके हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म के जैसे, बट हम अभी भी सरकार हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चलती है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, या यहाँ पे जो तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर में से आती है। एक इंसान चीफ मिनिस्टर या एक इंसान मिनिस्टर क्यों है? बिकॉज आइदर दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, या तो वो विधायक है या वो सांसद है। एक्सेप्शन होती ना कि 6 महीने के लिए कोई भी रह सकता है, उसके बाद तो बनना ही पड़ेगा ना। मतलब इवेंचुअली एंड इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर ये आपकी हाउस में से आ रही है, लेजिस्लेचर में से आ रही है, और ये आपकी सरकार है, ये तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, ये आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे क्या होता है, अपने जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज होते हैं। जैसे तुम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते होगे तो तुम पढ़ते होगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां गए या यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आए, है ना, ऐसे पढ़ते होंगे। तो यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है ना, यहाँ सेक्रेटरीज है, मतलब यहाँ जो हमारे मिनिस्टर्स है यहाँ उनको सेक्रेटरीज कहा जाता है ना। यूएस पे जो कैबिनेट है इन्हीं सेक्रेटरीज से मिलकर बनता है। जो बाइडेन का कैबिनेट है, इन्हीं सेक्रेटरी से मिलकर बनता है। उनका कैबिनेट कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है। कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 2 हाउसेस हैं, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बट ये जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव है ना, ये लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है उनसे, एंड इसी वजह से इसको रिस्पांसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहा जाता। तो जब सबसे पहले अगर हमें इधर से इधर मूव करना होगा तो इसी वजह से हमें सबसे पहले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन को बदलना पड़ेगा। बेसिकली हमारी फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगी, वो पहला सबसे बड़ा अमेंडमेंट होगा प्रेसिडेंशियल की तरफ जाना है। बाकी तीनों ऑप्शन किसी चीज से रिलेटेड ही नहीं, सिस्टम ऑफ जुडिशरी और प्रेसिडेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का कोई रिलेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रोविजन है ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं, राइट। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी, दैट इज द एग्जीक्यूटिव रिलेशन। क्लियर? आया? आगे बढ़े, चलो let's move to the next one. Now the next one which you have is which of the following constitutional amendment banned the floor crossing in parliament? ठीक है, which of the following constitutional amendment banned the floor crossing in parliament? A 42nd, B 44th, C 51st या D 52nd? Correct. It was
the 52nd Amendment Act of 1985. ठीक है, बेसिकली जब फ्लोर क्रॉसिंग की बात हो रही है, बात हो रही है डिफेक्शन की, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो लेकर आए थे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट, राइट। और इससे क्या ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? इससे ऐड हुआ था 10th शेड्यूल, राइट। इससे ऐड हुआ था 10th शेड्यूल। चलो आगे बढ़े, let's move to the next one. Now the next one which we have is the supreme commander of the Indian defense forces is who? इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? ए चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी डिफेंस मिनिस्टर? Correct. The correct answer is option D, that is the President of India. It is the President of India who is known as the Commander in Chief. Commander in Chief हम किसको बोलते हैं? President of India को बोलते हैं. And he is the Supreme Commander of the Defense Forces of the country. ठीक? Clear है? चलो, let's move to the next one. Now, the next one which we have is the State Reorganization Act of 1976. The State Reorganization Act of 1956 reduced the number of the states in the country from 27 to what? वो जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स नहीं होते थे, तो वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो वो 27 स्टेट से कम करके कितने बना दिए गए? A14, B15, C18 या D19? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? Yes, correct answer is option A, that is 14. 27 स्टेट से वो कम करके 14 कर दिए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Let's move to the next one. Now, the next one which we have is that the constitutional emergency declared by the president has to be approved by the Union Parliament within how many months? The constitutional emergency, question को ध्यान से पढ़ना। The constitutional emergency declared by the president has to be approved by the Union Parliament within how many months? A 1 month, B 2 months, C 6 months, या D 1 year? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात हुई, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात हुई, which is imposed under Article 356, and इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, that is 2 months. ठीक है, इसका आंसर है बी, that is 2 months. इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको पढ़ो कि वो कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप, बी डुअल सिटीजनशिप, सी बोथ ऑफ देम, या डी नाइदर। मतलब कोई डी मत लगाना है, ये काफी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी मत लगाना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बर्दाश्त कर दिया जाएगा। A single, B dual, C both, या D none? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड ये चीज ना हमें दो जगह देखने को मिलती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। एक तो हमें ये चीज देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच फॉल्स अंडर पार्ट 2, है ना, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एक्चुअली टॉक्स अबाउट सिंगल सिटीजनशिप। एंड सिमिलरली आर्टिकल 11 के अंदर जो सिटीजनशिप एक्ट बना 1955, वहां पे भी ये चीज रिपीट करेंगे कि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव इज the letter of resignation of the president should be addressed to whom? ठीक है,
प्रेसिडेंट का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसके पास जाना चाहिए? ठीक है, ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी प्राइम मिनिस्टर। किसके पास जाना चाहिए? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को करना होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे चलता है। ठीक, वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है कि बेटा? चलो मुझे बताओ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे। वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या? Am I audible now? Am I audible now? अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? अभी आवाज आई? ठीक है ना अभी? चलो, so let's move to the next one. Now the next one which we have is the name of the Indian state, the name of any Indian state. ठीक है, just give me a second. The name of any Indian state can be altered by A, governor of the state, B, state legislature concerned, C, union parliament या D, president of India. जल्दी बताओ, क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? Yes, the correct answer is option C, that is the union parliament. Part 1 of the Constitution of India, Article 3 of the Constitution of India, which talks about reorganization of the states. है ना? अब आर्टिकल 3 में चाहे स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, स्टेट को मर्ज करना हो, स्टेट की टेरिटरी निकाल के दूसरे स्टेट में मिलानी हो, नाम बदलना हो, कुछ भी करना, सारी चीज की पावर किसके पास है? सारी चीजों की पावर है अपनी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अगर ड्रॉपर हो, क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो, सो देयर इज द टारगेट एलएलयू बैच। बैच बेसिकली वेंट लाइव ऑन 15th of February। ठीक है, 15 फरवरी को ये बैच लाइव हुआ था। एंड इन दिस बैच यू विल गेट 500 प्लस लाइव सेशंस, 70 प्लस फुल एंड मॉक टेस्ट। If you use the code Titan 5, you get additional discount as well. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next one. Now the next question which we have is that which of the following qualification is not essential for the election of the president of India? President of India के election के लिए इनमें से कौन सी qualification जरूरी नहीं है? क्या करेक्ट आंसर है? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जरूरी, देखो ये तो चीज जरूरी है, अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो ये तो चीज जरूरी है कि यू मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। आप क्वालिफाइड होने चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन जाओ। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप लोकसभा के मेंबर हो उस वक्त। ठीक है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज दैट इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सी चीज हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? ए, राइट टू स्ट्राइक, बी, राइट टू इक्वालिटी, सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जल्दी बताइए, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राइट टू स्ट्राइक।
It is the right to strike which is not a fundamental right. बाकी right to equality from 14 to 18, right to freedom of religion from 25 to 28, right to constitutional remedies, article 32. ठीक है, सही लिखा है ना? कुछ 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 गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है ना? चल, let's move to the next one. Now, the next one which we have is which one of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights? ठीक है, question क्या है? Which one of the following courts is responsible for the enforcement of the fundamental rights? A. High courts, B. Supreme Court of India, C. District courts, District and Sessions Court, या D. All categories of court. क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? Yes, the correct answer is the Supreme Court of India. Okay, Supreme Court of India is primarily responsible with the protection of the fundamental rights. Chalo. Now the next question which you have is in which year was the first Constitution Amendment Act? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? ए 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1950? क्या करेक्ट आंसर है? The correct answer is option A, that is 1951. First Amendment Act, ठीक है, that is passed in 1951. इससे एक तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है, और साथ में 3 में भी अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 19(1) ए की वजह से 19(2) में अमेंडमेंट किया गया था, वेल, ठीक है, चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रेनोमा बेटा, लेट मी लुक इनटू इट, ठीक है, मुझे आप इस चीज को देखने देना, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक, चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच यू हैव इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ए हेड ऑफ द स्टेट, बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सी हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, या डी अनक्राउन्ड मोनार्क ऑफ द रिपब्लिक? Correct. President is the head of the state. And who is the head of the government? So head of the government is the Prime Minister of India. President is the nominal head. Prime Minister is the real head. President is the de jure head. And Prime Minister is the de facto head. ठीक है, ये इनके कुछ नाम हैं, इन नामों को याद करके रखना, ठीक? चलो, let's move to the next one. Now, the next one which you have is that who was the third president of the Indian Republic? Interesting question लग रहा है वैसे तो मुझे. Who was the third president of the Indian Republic? कौन थे तीसरे प्रेसिडेंट? Yes. The correct answer is actually that is Dr. Zakir Hussain. And Dr. Zakir Hussain Saab was also the first president to die in office. ठीक है? Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next one. The next one is that who among the following holds office? Who among the following held office as President of India for 2 consecutive terms? इनमें से कौन से वो शख्स थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे फॉर 2 consecutive terms? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बीवी गिरी, या डी बोथ ए एंड बी? हाँ जी, जल्दी बताइए. Who was the person who remained president of India for 2 consecutive terms? Yes, the correct answer is राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, राजेंद्र बाबू को बुलाया करते थे. राजेंद्र प्रसाद was the president
जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, theoretical question है as compared to objective way. State governors are A. Instruments of the control of the center over the state, B. Nominees of the chief minister, C. Elected by the state legislatures, या D. Elected by the union parliament. क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 38 का? जल्दी बताओ, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? Yes, the correct answer is that state governors are actually considered as the instrument of the center, ठीक है, the instrument of the control for the center over the state. सेंटर को स्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है गवर्नर का, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। The next question is that a person who is not a member of the parliament, if appointed a minister, shall become a member of parliament, shall become a member of either house of the parliament within how much time? मतलब इसका तो मैंने आंसर ही दे दिया था, इसका तो मैंने मतलब आंसर ही दे दिया था बीच में पढ़ा, तो कितने टाइम तक बन जाना चाहिए? A within 6 months, B within 2 months, C within 9 months, या D within 1 year. That is, the person must become a member of parliament within a period of 6 months. So, let's move to the next one. Now, the next question which we have is Constitution Amendment Bill. A Constitution Amendment Bill, after being passed by the Rajya Sabha, is pending before a select committee of the Lok Sabha. ठीक है, passed by the Rajya Sabha, pending before a select committee of the Lok Sabha. Meanwhile, the Lok Sabha is dissolved. What happens to the bill? ठीक है, राज्यसभा से बिल पास होकर लोकसभा में आया, लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास उतने में लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब उस बिल का क्या? A. The bill lapses on the dissolution of Lok Sabha. B. The bill goes before a new select committee constituted by the new Lok Sabha. C. Bill is referred to the Attorney General by the new Lok Sabha. या D. The bill keeps alive despite dissolution of Lok Sabha and takes its normal course. हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? What's the correct answer? Correct. The correct answer is that the bill lapses on the dissolution of Lok Sabha. अच्छा, मेरे को 1 मिनट देना, लेट मी ट्राई कि मैं ये आवाज ठीक कर पाऊं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी कि ये साउंड की प्रॉब्लम ठीक कर पाए, ठीक है? 1 मिनट देना बस, ठीक? Yeah, am I audible now? I'm audible? अभी प्रॉपरली आवाज आ रही है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? अभी क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next one, and the next thing is the comprehensive batch for CLAT, ALET, SLAT, MHCET, CUET सारे examination जो next year होंगे. The batch is going to get live on 19th of February. You can learn from the top educators, 500 plus live sessions, 70 plus full and mock tests, and in-class doubt solving. And to enroll for the batch, you can use the code type in 5 to avail additional discount as well. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज क्लियरली आ रही है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? अभी तो सॉर्टेड होगा सब। चलो, so the next question which we have is now these are the last 10 questions of the night. आज के लिए आखिरी 10 questions ही है। So according to the table of precedence published by the Union Government, the Attorney General for India occupies which place? A 10th, B 11th,
ठीक है, B 11th, C 6th या D 9th? What's the correct answer? Correct. Correct. The correct answer is option B, that is the 11th place. जो अटॉर्नी जनरल है ना, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है या जो लेटर या वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें 11वें नंबर पर आते हैं अलॉन्ग विद द कैबिनेट सेक्रेटरी। अरे अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को ऐसे समझो, अपन हाईवे से जाते हैं ना कहीं, तो हाईवे से जब अपन जा रहे होते हैं कहीं पे, तो वो टोल प्लाजा के जस्ट पहले लेफ्ट साइड पे वो हरे वाले बोर्ड नहीं शुरू हो जाते, बीच में भी शुरू हो जाते है ना, डिवाइडर पे, जिन पे लिखा होता है एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई होती है। तो वो जो लिस्ट है ना, दैट इज द टेबल ऑफ द प्रेसिडेंस, कि कौन किस नंबर पे आ रहा है हायरार्की में। तो उसमें अटॉर्नी जनरल एक्चुअली 11th पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन व्हिच you have is the strength of the council of the ministers in the state. The strength of council of ministers in the state is determined by the state governor, is determined by the state assembly, is determined by the state chief minister, or D has been laid down in the constitution. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सोच के आंसर करना, सीधा सवाल जरूर नहीं है कि हो। The correct answer is that the strength of the council of ministers in the state ना, it is decided by the chief minister. भाई मैक्सिमम लिमिट लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम लिमिट लगाई है, और दिल्ली के केस का एक एक्सेप्शन दिया होगा। बाकी मुझे कितनी रखनी है वो तो चीफ मिनिस्टर की मर्जी है ना, राइट? आर वी एग्रीइंग ऑन दिस? वो तो चीफ मिनिस्टर की मर्जी है ना कि उसे कितने मिनिस्टर चाहिए अपने काउंसिल में। ठीक है, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज दैट इट इज द चीफ मिनिस्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव is that members of the Union Public Service Commission can function as members up to the age of which year? मतलब वो रिटायरमेंट एज पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, A 60 years, B 58 years, C 62 years या D 65 years? यूपीएससी के मेंबर्स की रिटायरमेंट एज क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 65 years. ठीक है, कुछ मत करो, एक चार्ट बना लो। ठीक है, एक चार्ट बना लो या अपनी नोटबुक का बीच का पेज निकाल लेना, वो डबल साइड में निकल आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्वालिफिकेशंस, रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट प्रोसीजर और रेजिग्नेशन, ये चार्ट बना के तैयार कर लो अपना। कुछ मत करो, दिन में एक बार इस चार्ट को देख लिया करो, इवेंचुअली वो चीजें अपने आप याद रह जाएगी। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का इस तरीके से एक चार्ट बना लो। अपॉइंटमेंट, इलेक्शन है, ठीक है, क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, रेजिग्नेशन क्या है, किसको देना है, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, और रिटायरमेंट की एज क्या है। बस सारी चीज़ों, सारा डेटा एक जगह पे होगा, तुम्हारे लिए रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, और इसको थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव is the chairman and the members of the State Public Service Commission are appointed by whom? State Public Service Commission के चेयरमैन और मेंबर कौन अपॉइंट करता है? A प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, B प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, C गवर्नर या D चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट, इट इज द गवर्नर। बेटा सेंटर में यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, दैट इज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। स्टेट में गवर्नर मेक्स द अपॉइंटमेंट। पॉइंट वही है ना कि ऊपर का स्ट्रक्चर पढ़ लो, नीचे का स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझ लो, सेंटर का स्ट्रक्चर समझ लो, स्टेट का अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक जगह पे एक्सेप्शंस मिलेंगे जहां पे काउंसिल्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज दैट द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूड ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए यूनियन गवर्नमेंट ओनली, बी स्टेट गवर्नमेंट ओनली, सी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट या डी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द बोथ।
क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का? 45 का करेक्ट आंसर है बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स को भी वही देखते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी वही देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी वही देखते हैं, ठीक है, ठीक। चलो, और उसके अलावा भी अगर कोई अकाउंट बच गया तो प्रेसिडेंट अगर उस अकाउंट को भी रेफर कर देते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ले लेते हैं, तो वो भी वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द टर्म ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी इयर्स? सीएजी की टर्म कितनी है? ए 6 years, बी 65 years of age, सी 6 years to 65 years of age, 6 years or 65 years of age, whichever is earlier, या डी none of the above? What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। The term of the CAG is basically 6 or 65 years of age, जो भी पहले आ जाए। अब चाहे आपका पहले 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, टर्म पूरा हो जाए, या पहले ही 65 years के हो जाए, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा उतना टर्म आपका होगा, ठीक है। So the correct answer was option C. Let's move to the next one. The next one which we have is the declaration which outlines the future program and the policy of a political party issued on the eve of the general election is called as what? The declaration which outlines the future program and policy of a political party issued on the eve of the general election is known as what? A. White paper, B. Manifesto, C. Yellow paper, या D. Mandate? Are we sure it is yellow paper? Are we sure it is yellow paper या it is manifesto? गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है, गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है, यहाँ जो बात हुई है पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात हुई है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अगर आंसर कुछ और दिखे तो प्लीज मुझे भी बता देना, ठीक है। इट इज एक्चुअली मैनिफेस्टो। अगर वहां पे प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी की जगह गवर्नमेंट लिखा होता तो फिर भी बात पेपर की तरफ चली जाती, ठीक है, वरना उसको मैनिफेस्टो कहते हैं, ठीक। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी करूंगा। अगर मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा, अगर तुम्हें कुछ आंसर दिख जाए तुम बता दो, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नहीं बेटा, आज मेरा और मनु सर का नहीं है, आज राघवेंद्र सर एंड दिव्य कुमार गर्ग सर का है मेरे ख्याल से। टाइम मुझे नहीं पता, और अच्छा वो तो सैटरडे को होता है ना, सैटरडे आज ही होना चाहिए था। टाइम मेरे को नहीं पता बेटा, बट कितने बजे था, ठीक। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, समझना कि क्या कह रहा है। द जुरिसडिक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन डज नॉट एक्सटेंड टू, पहले तो ये समझो कि क्या रहा है कि फाइनेंस कमीशन का जुरिसडिक्शन किस जगह पे नहीं जाता है। ए, रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ये तो फाइनेंस कमीशन मेरे ख्याल से करता ही है ना। बी, रिकमेंडेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच टैक्स प्रोसीड्स, ये भी मेरे ख्याल से फाइनेंस कमीशन करता ही है। Recommendation of the allocation of funds among the various heads of the expenditure in the union and state budgets, या D, recommendation of the principles which govern the grants and aid of the revenue of the states out of the consolidated fund of India। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? थोड़ा कंसेप्चुअली सोचने की कोशिश करो। आंसर विल कम स्ट्रेट अवे टू सी। बजट में किस चीज में कितना पैसा कहाँ लगाना है ये फाइनेंस कमीशन नहीं बताएगा। फाइनेंस कमीशन ये बता देगा कि भाई जो प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस आ रहे हैं वो बटेंगे कैसे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ पैसा निकलना है, कुछ पैसा इधर उधर जाना है, तो वो जाएगा कैसे, उस चीज का रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देगा। बट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में किसको किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर देना चाहते हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी है। दैट इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। क्लियर है? आया? चलो आगे देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
The next one is the first law officer of the government of India is, country के first law officer कौन होते हैं? Who is the first law officer of the country? The first law officer of the country is Attorney General, है ना? He is the first law officer of the country. Clear? आया चलो. Let's move to the next one. Now, the next one which you have is, and this is the last question for the day. The next one which you have is the State Reorganization Act created dash states and dash union territories. कि वो जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था ना, उससे कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी थी? जल्दी बताओ. Correct. The correct answer is option B, that is 14 states and 6 union territories were created by the State Reorganization Act of 1956. ठीक, अब देखो, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे बैचेस के लिए, तो दो प्लान मिलेंगे आपको, एक प्लस, एक आइकॉनिक. The difference is plus is a kind of a basic plan. इसमें you get daily life classes, you get raise a hand, you get live test and quizzes, you get structured courses, and you will get access to e-notes as well. ठीक है? But जब आप आइकॉनिक में आओगे, तो इसमें वो सब तो आपको मिलेगा ही जो प्लस में मिल रहा है. So you'll be getting everything which is available on plus. You'll get printed study material, you'll get live doubt solving sessions, and you'll get one-to-one live mentorship sessions as well. ठीक है भाई? Clear है फिर? Sorted है? चलो. So we'll end our session आज यहाँ पे. ठीक है? बाकी पार्लियामेंट को लेके मैं आप लोगों की जल्दी एक स्पेशल क्लास रखाऊंगा. उसमें हम पार्लियामेंट को पूरा पढ़ेंगे ताकि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी तैयार हो जाए. एंड उसके अलावा कल अपन मिलते हैं फॉर आवर वीकली सीएल के राउंड अप. ठीक है? चलो. सो आई टेक योर लीव नाउ. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड स्लीप, एंड आई सी यू टुमारो. अच्छा, अगर क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो सुबह 10:15 बजे एक और ग्लिम्स ऑफ बैटल है. ठीक है? जहां पे हम क्लैट बेस्ड पैसेजेस सॉल्व कर रहे होंगे. तो अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी अटेंड करने आप आ सकते हो. दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल क्लास. वो लिंक मैं आप लोगों से लेट्स स्टार्ट क्लैट चैनल पे शेयर कर दूंगा. ठीक है? चलो. सो आई टेक यू लीव. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सो मच.